नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और इस केंद्र शासित प्रदेश से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है 18 सितंबर, 25 सितंबर और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को। हरियाणा में इसी दिन यानी कि 1 अक्टूबर को ही मतदान हो रहा है। दोनों राज्यों में 90 विधानसभा सीटें। हालांकि पिछली बार 2019 की बात की जाए तो हरियाणा के जो चुनाव है वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ ही कराए गए थे, लेकिन इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि क्योंकि त्योहारों का मौसम है इसीलिए महाराष्ट्र में चुनाव बाद में कराए जाएंगे। हरियाणा सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर को समाप्त हो रहा है तो महाराष्ट्र में सरकार का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। झारखंड का कोई जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर 5 जनवरी को हेमंत सोरेन सरकार का टर्म ओवर हो रहा है। एक बात ये भी पूछी जा रही है कि आखिर उपचुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने क्यों नहीं किया। आइए शुरू करते हैं स्ट्रेट टॉक। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। तो आखिर क्यों महाराष्ट्र में जो है विधानसभा चुनाव में देरी की जा रही है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जो चुनाव घोषित किए गए उसकी तारीखों का ऐलान किया गया है, ये कितना अहम है प्रदेश में जनता के लिए, क्योंकि वोटिंग टर्नआउट जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे जो नतीजे निकल कर आए थे उस पर चुनाव आयोग काफ़ी खुश हुआ था और कहा था कि हम उत्साहित हैं और जल्द ही प्रदेश में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी मजबूरी थी। कुछ सवाल हैं जो कि हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक में इन सवालों को समझें और अपने दर्शकों तक इन सवालों के जो उत्तर है पहुंचाने की कोशिश करें। एक नज़र टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कि ये सवाल स्ट्रेट टॉक के इस तरह से हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान कराए जाएंगे, चुनाव आयोग इसे लेकर कितना मुस्तैद है। सिक्योरिटी इश्यूज जो है इस पर कंसर्न चुनाव आयोग का रहा है। अफसरों के तबादलों पर उमर अब्दुल्ला जो कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने सवाल उठाया है और कहा है कि क्या ये जो रवैया है कहीं ना कहीं जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, ये शक जताया है उन्होंने। हरियाणा के साथ महाराष्ट्र में चुनाव न कराने की वजह जो बताई गई है उसमें कितना दम है और क्या एक साथ 4 राज्यों में मतदान नहीं हो सकता था। कांग्रेस ने ये सवाल खड़े किए हैं। सुरक्षा, आपदाएं, त्योहारों का उपचुनाव में देरी से कितना लेना देना है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में किस दल का कितना प्रभाव दिखता है। ये कुछ वो सवाल हैं जो कि चुनाव से संबंधित हैं और कोशिश करेंगे कि अपनी बातचीत के क्रम में अपने डिस्कशन के दौरान इन सभी सवालों का जो है उत्तर ढूंढने की अपने पैनलिस्ट के ज़रिए कोशिश की जाए। हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं आइए स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं श्रीनगर से। हमारे साथ प्रोफेसर गुरमीत सिंह हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं चंडीगढ़ से। और हमारे साथ विक्रम लोहिया जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि रेणु थापर जी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े। किसी तकनीकी समस्या की वजह से वो इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं। शुरुआत प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी आपसे करना चाहूँगी। जम्मू कश्मीर के लिए जो ऐलान है बहुत ही अहम है और तमाम दलों ने, राजनीतिक दलों ने खुशी भी जाहिर की है, लेकिन उमर अब्दुल्ला की चिंता को मैं समझना चाहूँगी। ये जो प्रशासनिक हेर फेर हुआ है, फेरबदल हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं और चुनाव का जो 3 चरणों का ऐलान हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं। नेहा जी, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके चैनल का कि आपने हम लोगों को यहाँ इनवाइट किया इस डिस्कशन के लिए। देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर इलेक्शंस का ताल्लुक है, ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अनाउंसमेंट थी और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक माइलस्टोन है जहां तक रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस का ताल्लुक है। बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने ये भी कहा कि वी वांट टू स्ट्रेंथन द लेयर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, क्योंकि एक ही लेयर नहीं है, एक बड़ी एक जो 2019 में जो डिकमीशनिंग डिऑपरेशनलाइजेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद जो भी चेंजेस हुई, जो भी एक सिनेरियो डेवलप हुआ, उसमें को एक कॉन्टेक्स्ट में लेके ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो रेस्टोर हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। मैं जरूर इस चीज को हम ये मानते हैं कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाएगी, हुई, पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको एंडोर्स किया, अप्रिशिएट किया
और मुझे बिल्कुल आई एम कन्विंस्ड कि काफी ज्यादा कन्विंसिंग होगी, पार्टिसिपेशन, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन भी होगी। लेकिन ये कहना कि दिस इलेक्शन इज एन एंड इन इटसेल्फ, वो शायद कहना शायद दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि जहां तक डेमोक्रेसी का प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में, वो उसमें काफी क्रैक्स डेवलप हुई, उसको कैसे रेस्टोर किया जाए, जो लॉस ऑफ ट्रस्ट है उसको कैसे रेस्टोर किया जाएगा, जो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुई, डिपॉलिटिसाइजेशन हुई, इन सब चीजों को कैसे धीरे धीरे रेस्टोर किया जाएगा। बल्कि ये भी इम्पोर्टेंट है जिस पर आजकल मैं चाहता हूँ, ऑब्वियसली एक बड़ा इश्यू होगा इस इलेक्शन में हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चाहे वो रीजनल पार्टी होगी या नेशनल पार्टी होगी, कांग्रेस होगी। अब आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट हाउ बीजेपी इज गोइंग टू नेगोशिएट इट इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो, लेकिन स्टेटहुड का मसला है वो हॉटली कंटेस्ट होगा और वो इलेक्शन में इम्पोर्टेंट इश्यू हो जी, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट अभी हुई कि जो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ गया दिल्ली से, होम मिनिस्ट्री से, कि आगे वाले सेटअप में जो भी ट्रांसफर्स होंगे, जो भी कुछ इश्यूज होंगे, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की नॉड के बगैर, उनके एक्सेप्टेंस के बगैर नहीं होगा, जिससे कि एक रिपोर्ट ऑफ इंट्रोगेशन इसमें आ गया कि आने वाले समय में किस तरह से जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो मसाइल है उनको हल किया जाए। बिल्कुल, एक बहुत ही गंभीर बात। जी, all said and done, it is very important that election process has begun, and let us hope that it is a first step towards restoration of democratic order, democratic project in Jammu and Kashmir. प्रोफेसर साहब की आवाज ठीक नहीं आ रही है जी, एंड रिटेन दस, बल्कि जो स्टेटहुड की मांग है, मुझे लगता है इसका भी एक जो है बड़ा स्टेप कहा जा सकता है इन चुनाव की तारीखों के ऐलान को। विक्रम लोहिया जी कोशिश करेंगे कि आप तक प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी की जो आवाज़ है वो स्पष्ट आए, लेकिन इससे पहले मैं गुरमीत जी के पास जाना चाहती हूँ। सर, जम्मू कश्मीर के लिए इन तारीखों को आप कैसे देखते हैं? जिन चिंताओं को प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी ने यहाँ पर रखा है कि बहुत सारे जो क्रैक्स हैं, उन क्रैक्स को पाटने में एक समय लग सकता है, एक वक्त लग सकता है। ये तो बिल्कुल शुरुआती जो है देखा जा सकता है कि जो चुनाव का ऐलान हुआ है ये बिल्कुल शुरुआत है, लेकिन जो क्रैक्स हैं वो सरकार को कितने अधिकार है इस पर भी काफ़ी निर्भर करता है। देखिए, निश्चित ही एक तरफ हम जब ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, और हम एक राज्य में अगर चुनाव नहीं करवा पा रहे थे लगभग 6 सालों से, 14 में तो इलेक्शन हुए थे, आप जानते हैं, बीजेपी और पीडीपी ने सरकार पहले मिलकर बनाई, और फिर 18 में राष्ट्रपति शासन लगा और 19 में 370 को खत्म किया और स्टेटहुड भी खत्म कर दी। तो ये कई मुद्दे हैं। अभी केवल चुनाव की बात हुई है एक यूटी के तौर पर, अभी स्टेट की बात नहीं हुई। लेकिन जाहिर सी बात है, जब अगर वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है कोई, और वो एक अच्छे मैंडेट के साथ अगर कोई गवर्नमेंट आती है, पब्लिक सपोर्ट के साथ आती है, तो फिर वो डिमांड भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो 370 की वापसी दोबारा, तो मुझे लगता है वो अब संभव ना हो शायद, बाकी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन स्टेटहुड के लिए तो डिमांड आएगी। क्योंकि देखिए, ये हमें समझने वाली बात है कि जो एलजी की पावर्स हैं वो भी पिछले दिनों बढ़ाई गई हैं जी। तो जैसे दिल्ली में स्थिति बनी हुई है, लगभग उस तरह की स्थिति चुनाव के बाद, आप जानते हैं दिल्ली में भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन और इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो ज्यादा पावर्स हैं वो एलजी के पास है, और इसको लेके लगातार विवाद भी रहता है जी। कल को इस प्रकार की संभावनाएं वहां भी बन सकती हैं जो प्रदेश के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन और वो एक सेंसिटिव प्रदेश है, एक सीमावर्ती प्रदेश है, तो वहां पर अगर सरकार के अंदर किसी प्रकार का टकराव रहता है दो लोगों में या अलग अलग उसमें, तो वो शायद अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, कम से कम ये अच्छी बात है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसकी आज बात इलेक्शन कमीशन ने भी की जी। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो चुनाव शांतिपूर्ण हो और एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो पाए, और राजनीतिक दल भी इसमें अधिक हिस्सा लें जी। बिल्कुल में
अगर एक बड़ा हिस्सा, जैसे क्योंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले बहुत बार ऐसा होता रहा चुनावों में कि राजनीतिक दल बायकॉट भी करते रहे और चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठता रहा जी। तो चुनाव आयोग ने आज जिस तरह के बहुत उत्साहपूर्ण दावे किए हैं, उम्मीद है कि उसके मुताबिक वो चुनाव भी उस भावना से वहां पर निष्पक्ष तरीके से हो पाएंगे और एक जो वहां के लोग हैं उनको एटलीस्ट जनप्रतिनिधि मिलेंगे जी। और उसके बाद जो उनकी बाकी समस्याएं हैं वो शायद ज्यादा अच्छे तरीके से वो जो जनप्रतिनिधि हैं वो उठा पाएंगे। बिल्कुल। विक्रम लोहिया जी, उनसे भी समझेंगे कि कांग्रेस कह रही है कि एक साथ जब पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में चुनाव करने की बात सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं, तो फिर 4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने में ये जो सुविधाओं संसाधनों की बात क्यों चुनाव आयोग करता है, इसको भी समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बीच हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता भी जुड़े और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक से जब लौटेंगे तो इन्हीं सवालों को समझने का क्रम आगे बढ़ाएंगे और सीधे चलेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता के पास। मैं आपसे समझना चाहती हूँ विक्रम जी, आप कह रहे हैं कि चारों राज्यों के जो है चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए थे, जिस तरीके से पवन खेड़ा जी ने स्टेटमेंट दिया है। क्या कांग्रेस चाहती थी कि चारों राज्यों में जो है एक साथ विधानसभा चुनाव हो? कहीं ना कहीं स्थिति जो फेवरेबल कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है, इसीलिए ये बात, या फिर जो सुरक्षा कारणों को चुनाव आयोग दलील दे रहा है उसे कांग्रेस बहुत ही गंभीर कारण नहीं मानती है? देखिए, नमस्कार। 2-3 बातें मैं आपके संज्ञान में डाल दूं। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आज लोकतंत्र के महापर्व की घोषणा हुई है जी, कश्मीर के लिए, हरियाणा के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव की घोषणा नहीं हुई है उन राज्यों में बड़ी दुख की बात है, क्योंकि वहां की जनता भी चाहती थी कि वहां की जो भ्रष्टाचारी और निकम्मी सरकार है उससे निजात चाहती थी। नहीं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं आप कि झारखंड की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ और हरियाणा की बात कर रहा हूँ जी। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से जोड़ तोड़ से भाजपा ने एक सरकार बनाई, उस महाराष्ट्र की उस सरकार के लिए वहां की जनता इंतजार कर रही थी कि एक स्वच्छ, साफ सुथरी और एक ऐसी सरकार चुने जो महाराष्ट्र का विकास कर सके। क्या किया? सत्ता की कुर्सी पाने के लिए जनता के मैंडेट के दिए हुए मैंडेट का दुरुपयोग किया, सरकारें गिराने का काम किया जी। लेकिन फिर भी कोई नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर की बात करता हूं आपसे, मैं फिर जम्मू कश्मीर पे भी आऊंगा जी। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में संविधान को बचाने की लड़ाई है, अग्निवीर योजना को खत्म करने की लड़ाई है। जिस प्रकार से हरियाणा का सबसे ज्यादा नौजवान जी देश की सेना में जाता है, उसको उसका अधिकार दिलाने की लड़ाई है, किसानों को उनका एमएसपी दिलाने की लड़ाई है जी। प्रधानमंत्री जी कल ही यस्टरडे 15 अगस्त को लाल किले के पटल से बोलते हैं कि एक देश एक चुनाव, और आज 4 राज्यों का चुनाव वो एक साथ नहीं करा सकते और जे&के का चुनाव तो वो 3 चरणों में कराने की बात कर रहे हैं। अरे विश्व गुरु बनने की बात करते हैं आप। प्रधानमंत्री जी जितना इस देश में झूठ बोलने का काम करते हैं, शर्म आती है हमें भी सुन करके जी। किसी देश, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को उठा करके आप सुनिएगा, उनके भाषणों को सुनिएगा, कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार से इतना झूठ नहीं बोलता। आप देखिए, कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही कि हमने प्रति व्यक्ति आय को दुगना कर दिया। 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने की बात भी करते हैं और प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने की बात करते हैं जी। आप देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं, ना कि किसी और नेता की बात कर रहा हूं, स्वयं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं। आज प्रधानमंत्री जी की जवाबदेही बनती है जब वो कहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म 1857 से पहले हुआ, और हुआ तो 1875 में था जी। सन 1900 में उनका देहांत भी हो गया था। तो मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आपको ना इतिहास का पता है ना गणित का पता है, आपको सिर्फ इतना पता है कैसे सरकारें गिराई जाती हैं और कैसे सरकारें बनाई जाती हैं। आपने देश से वादा किया, लेकिन विक्रम जी, एक सवाल का उत्तर दीजिए। आप 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात एक देश एक चुनाव की आती है तो आप इसका विरोध भी करते हैं, कहीं ना कहीं नहीं, आप सुनिए ना, हमला करते हैं जी। मैं आपकी बात को समझ गया जी। आपने जो बात कही, कांग्रेस पार्टी एक चुनाव एक राष्ट्र के उसका विरोध करती है, तो मैं कह रहा हूं जब प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि कल ही कह रहे हैं
कि भाई एक देश एक चुनाव होना चाहिए, तो फिर ये 4 चरणों में 3 चरणों में चुनाव और 2-2 राज्य बांट करके चुनाव क्यों? जी। और क्यों बाई इलेक्शन को नहीं कराने की बात की गई? जी। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। भाजपा जिस प्रकार की और क्या राजनीति चुनाव देश के आयोग अंदर पहले कर रही से है, ज्यादा सक्षम नहीं दिखता है? कांग्रेस ये भी कहना चाह रही है सक्षम नहीं निश्चित दिखता तौर है, पे, या फिर रणनीतिक निश्चित रूप तौर से पे अगर सक्षम हो, देखिए सुनिए, आज सबसे विफलता वाली सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी में। जब देश की सरकार अभी बनी थर्ड टाइम, और उस सरकार के समय में आप देखिए, जिस दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, उस दिन भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, JNK के अंदर आतंकवादी हमला होता है। 70 दिन की सरकार के अंदर 17 आतंकवादी हमले, 18 जवान शहीद, 26 जवान घायल, 11 नागरिकों की मौत, 50-60 से ज्यादा व्यक्ति, लोकल जो व्यक्ति हैं वो घायल हुए। जी। आप सरकार बनाने का वादा करते हैं, आप कारण बताने का वादा करते हैं, बल्कि आपकी विफल सरकार, आपकी नीतियां विफल। ठीक है। आज कश्मीरियत इंतजार कर रही है एक विक्रम अच्छी जी, सरकार की। एक मिनट, एक बात और बोलूंगा कि हर राज्य चाहता है कि उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। जी। अभी भाई साहब, अभी गुरमीत साहब ने कहा दिल्ली जैसी स्थिति ना हो जाए, वहां दिल्ली में भी LGA CM है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब पूर्ण राज्य का दर्जा था तो आपने उसको UT बना दिया। निश्चित तौर पे अगर वहां भी LG साहब यही तकरार रखेंगे मुख्यमंत्री के साथ, ना तो वहां काम होगा ना वहां विकास होगा। जी। आप तो चाहते हैं कि अपना डंडा हर जगह रखना। ठीक है जी। विक्रम जी, ठीक है, आप चाहते थे कि कम से कम ये जो 4 राज्य हैं वहां पर चुनाव का जो है ऐलान हो वो एक साथ हो। बाईपोल्स को भी जो है यहाँ पर टालते हुए देखे गए हैं चुनाव आयुक्त। गुरमीत सर, इससे पहले कि चुनाव आयोग के बारे में ये जो सवाल कांग्रेस उठा रही है उस पर मैं आपसे समझूं, मैं प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी आपसे ये समझना चाहूँगी कि इन 3 चरणों को जम्मू कश्मीर में मतदान के लिए आप कैसे देखते हैं? जबकि जम्मू कश्मीर में जब हम विधानसभा चुनाव के इतिहास की बात करें तो लगभग लंबे चुनाव हमने देखा है कि वहाँ पर जो है चुनाव का एक लंबा क्रम है। इस बार शॉर्टेस्ट कह सकते हैं। क्या ये जो है ये चुनाव आयोग का उत्साह दिखाता है, उसकी तैयारी को दिखाता है? कितना मुस्तैद दिख रहा है चुनाव आयोग? ये तो बहुत सारी चीजें जो है उनका एक इंडिकेटर है। एक तो ये कि अभी रिसेंटली पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए जी, और उसमें ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। पार्टिसिपेटरी इलेक्शंस थे, ऑलमोस्ट 55-58% वोटिंग हुई उसमें जी। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि 2019 के बाद पहला वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन था जी। तो मान लीजिए कि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इन प्लेस है। पीपल आर इन्फॉर्म्ड, पॉलिटिकल पार्टीज की जो मिशनरी है, पार्टी मिशनरी, वो मोशन में है। वो ऐसा नहीं कि वो उसको एक्टिवेट करना है। तीसरी बात ये है कि जम्मू कश्मीर को लेके कुछ बाकी ये भी इश्यूज हैं कि थोड़ा जम्मू रीजन को लेके काफी रिसेंटली जो हाई वोल्टेज अटैक्स हुए, मिलिटेंट अटैक्स, तो उनको लेके शायद कल जो होम सेक्रेटरी के साथ जो इनकी बात भी हुई उसमें ये भी था कि ज्यादा हम इसको प्रोलॉन्ग भी नहीं कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि जो सुप्रीम कोर्ट की एक वो किस हद तक बाइंडिंग थी उसके लिए या इलेक्शन कमीशन के लिए, लेकिन उसको भी कैचअप करता था कि बाय द एंड ऑफ सितंबर the election commission of India should be in a position to complete the whole process। और कुछ चीजें इसी में हुई जल्दबाजी में, लेकिन मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए। और दूसरी ये भी बात है कि ऑलरेडी जो लोग हैं, वोटर्स है, और जो इलेक्शन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन की वजह से ऑलरेडी इन प्लेस है। और आपका वोटर जो है वो ही इसमें एक सवाल मैं पूछ लेना चाहती हूँ कि जब हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए और उसके जो नतीजे आए हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी इन नतीजों से उत्साहित है या उसको विधानसभा चुनाव में किसी तरह का फायदा हो सकता है? बीजेपी की कोई प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि बीजेपी की स्थिति क्या दिखती है। ये उमर अब्दुल्ला कहते हुए देखे जाते हैं कि बीजेपी की
बी टीम, सी टीम, डी टीम जो भी है, ये सब जो है मिलकर कहीं ना कहीं जो है एक फेवरेबल पोजीशन बना रहे हैं, फेवरेबल सिचुएशन बना रहे हैं फॉर इन द फेवर ऑफ बीजेपी। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मोहम्मद वानी जी, मैं समझना चाहती हूँ कि लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के सिचुएशन को किस तरह से दर्शाते हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जो प्रदेश है वहां पर ऑलरेडी बीजेपी की बी, सी, डी टीम काम कर रही है। नहीं, वो टीम्स जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की वजह से जो रिजल्ट्स आ गए, जो जिन लोगों को या जिन पार्टीज को ये ए टीम, बी टीम, सी टीम कहते थे, वो काफी डिफ्यूज हुआ। राइट। जहां तक प्रेजेंट पॉलिटिकल एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट का ताल्लुक है, वो काफी डिफ्यूज हुआ। एक बात। दूसरी बात ये थी कि जो अरमुल्ला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंजीनियर रशीद की विक्ट्री हुई, उससे एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ। राइट। दूसरी बात, और तीसरी बात ये भी है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, तो इन्होंने 2 सीटें ली, बल्कि अगर आप लद्दाख सीट को जोड़ें, वो भी किसी हद तक नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ था जी। तो उसको लेकर कुछ नए इश्यूज क्रॉप अप हुए। तो जम्मू कश्मीर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं, उन इलेक्शंस में ये इश्यूज किसी हद तक एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकते हैं। ओके प्रोफेसर गुरमीत, चुनाव आयोग के बारे में जो भी टिप्पणी कांग्रेस ने की है, कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़े होते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव जिन वजहों से कहा जा रहा है कि देरी से कराए जाएंगे, उन वजहों में आप कितना दम पाते हैं, और उपचुनाव को लेकर जो आयोग ने तर्क दिए हैं, कारण बताया है, उसमें कितना आप दम देख रहे हैं? देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही थी क्योंकि 2019 में भी इलेक्शन साथ हुए थे जी, और उम्मीद यही की जा रही थी कि वो इलेक्शन इकट्ठे होंगे। और जब तक की बात है तो त्योहार तो अक्टूबर में होते हैं, तब भी अक्टूबर में ही हुए थे, तो ऐसा तो है नहीं तब कोई ऐसी और महीने में होते हैं। तो लेकिन ये स्पष्ट लग रहा था नहीं, जिस गणेश चतुर्थी की वो बात कर रहे थे, जो कि महाराष्ट्र का जो है एक बहुत बड़ा जो फेस्टिवल है, वो तो मेरे ख्याल से सितंबर में संपन्न हो जाता है, फिर अक्टूबर में तो वो पूरे देश में, हरियाणा में भी वही फेस्टिवल है जो कि महाराष्ट्र में बन रहे हैं। जी, अभी जगह है, लेकिन इस बार 2 तर्क उन्होंने, एक तर्क ये भी दिया है कि भाई जम्मू कश्मीर में भी तब नहीं हुआ था 19 में, और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी का और ये सारा रीजन है। लेकिन फिर भी नो डाउट जहां पूरे देश में चुनाव इतने चरणों में हुए थे, तब आपको मालूम है कई राज्यों में एक साथ होते थे जी, तो बहुत ज्यादा तो उसमें आधार नहीं लगता सिक्योरिटी फोर्सेस वाला। लेकिन ये जरूर है कि ये स्पष्ट हो गया था कि वहां अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो चुनाव आयोग ने दौरा किया वो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का किया और फिर हरियाणा का किया जी, और अभी झारखंड और वहां का। तो वो आमतौर पर ये माना जा रहा था कि जब कोई चुनाव की घोषणा होती है उससे पहले हर बार चुनाव आयोग की पूरी टीम, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्त उस जगह पर जाके समीक्षा वगैरह करते हैं जी। तो अब हरियाणा में भी इनफैक्ट कई लोगों को लग रहा था, और आप जानते हैं कि लगभग 20 दिन नायब सिंह सैनी के 20-25 दिन कम कर दिए एक तरह से, और उनको तो वैसे ही 5.5 महीने मिले जी, जी। और ये भी कहा जा रहा था, मैं आपको बताऊं नेहा जी, जो कुछ सर्कल्स में आज सुबह तक, जब तक नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, कि शायद कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसा कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार अनाउंस करेगी, जिसमें हिसार एयरपोर्ट वगैरह की भी बात चल रही थी। लेकिन जब सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ने बुला ली और उसमें कुछ घोषणाएं की, तो उससे ये स्पष्ट हो गया था कि हरियाणा में आज चुनाव की घोषणा हो जाएगी। फिर भी आखिर वक्त तक बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था, और तो इसलिए ये सवाल तो उठेंगे। पूर्व में भी चुनाव आयोग ने, जिस तरह से आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव के दौरान भी कई सवाल उठे थे, जैसे उदाहरण के लिए जो नोटिस दिए गए उनका जो जवाब है वो चुनाव के बाद वो कार्रवाई हो रही थी, जो चुनाव संपन्न भी हो गए थे जी। तो हालांकि आज चुनाव आयोग बड़ा अपनी तरफ से बहुत उत्साहित होके और बहुत उससे दावे किए हैं, लेकिन अब देखिए संवैधानिक संस्था है, उसका अधिकार है चुनाव करवाना, और आप जानती हैं कि 6 महीने का उनके पास हमेशा मार्जिन रहता है जी, कि वो आगे पीछे उसको कर सकते हैं।
लेकिन तो जून में इस ही वजह जिस तरीके से जून में ही नतीजे आए हैं और जिस तरीके से पूरे देश में लोकसभा चुनाव कराए गए हैं, तो तैयारियां तो ऐसा लग रहा है कि उस जैसे कि मोमेंटम में उसमें थी, जैसे प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी कह रहे कि 3 चरणों में क्यों, देखिए, तो उन्होंने वही ये कारण गिनाए, तो वही कारण जो है। जी J&K का तो अलग मामला है, जहां तक हरियाणा, महाराष्ट्र और नहीं, झारखंड है। मैं बाई इलेक्शंस की बात कर रही हूँ। जो बाई अच्छा, इलेक्शंस जो है, जो उपचुनाव है, वो लगभग मुझे लगता है कि 47 सीटों पर होने थे। विधानसभा की 46 सीटें थी, तो कहीं ना कहीं जो है ये कराए जा सकते थे, इस तरह की तैयारी जो दिख रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है रणनीतिक नहीं रूप मुझे से। अब जी जैसे ये खत्म होंगे, मुझे लगता है फिर उन्होंने महाराष्ट्र का तो अनाउंस करेंगे ये, और तो उस शायद उन्होंने ऐसा संकेत भी दिया है। हम्म और अब देखिए, प्रधानमंत्री जी तो पार्लियामेंट जी कल 15 अगस्त चलिए, पर रेणु लाल थापर किले जी से इस बोल बीच गए। हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। वन आपका बहुत बहुत वन स्वागत करते हैं रेणु जी। मैं थोड़ी प्रधानमंत्री बात जी ने मैं तो कह वन देता हूँ। इलेक्शन वन नेशन की बात कर दी कल लाल किले से। जी तो और आज ही एक जो है तरफ 2 ही राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया। रेणु जी से तो समझ लेते हैं। रेणु जी, हम अब यही अब चर्चा जो कर रहे हैं कि एक देश एक थोड़ा समय चुनाव दे की दीजिएगा बात हो मुझे रही थी। प्लीज। बीजेपी इसको पुश करते हुए दिख रही है, प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग खुद को असक्षम बताता है कि वो एक समय में सिर्फ 2 ही राज्यों में विधानसभा चुनाव करा सकता है। सुरक्षा कारण है और कहीं ना कहीं जो संसाधनों का हवाला दिया जा रहा है, रेणु जी, त्योहारों का हवाला दिया जा रहा है। अनम्यूट कर ले मैम, अनम्यूट कर ले मैम, अनम्यूट कर ले। जी नहीं हुआ, हाँ हो गया। जी मैम, नहीं, अनम्यूट कर ले मैम, जस्ट क्लिक वंस, एक बार बस क्लिक करें। जी जी मैम बोलिए। नहीं फिर म्यूट हो गया। नहीं, म्यूट हो गया मैम। सिर्फ एक बार क्लिक करना है, वन टाइम, वन क्लिक। जी आ हाँ गई, जी, आवाज आ गई आपकी। जी बताइए। जी रेणु जी, मैं जानना चाहती हूँ कि सिर्फ 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान क्यों हुआ है, अरे जबकि कांग्रेस ये कह रही है एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये पहली बार तो हुआ नहीं मैम। ऐसा है कि चुनाव जिन राज्यों में हो सकते हैं उनमें कराए जा रहे हैं। हरियाणा महाराष्ट्र का में भी क्यों नहीं समय रेणु जी? महाराष्ट्र में, हरियाणा के साथ ही चुनाव हुआ करते झारखंड, हैं। महाराष्ट्र, 2019 में हरियाणा। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव इकट्ठे हुए थे, फिर इस बार महाराष्ट्र को क्यों जो है इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि उसका कार्यकाल जो है वो भी अब समाप्त होने वाला है। जी समाप्त होना है, जो ही समाप्त होएगा चुनाव वहां भी करवा दिए जाएंगे। इसके बाद वहां भी चुनाव आ रहे हैं। लेकिन जो ऐसा होता है चुनाव करवाने का श्रेय जो होता है वो सारा केंद्र पर नहीं होता, तो भी चुनावी केंद्र पर होता है कि वो चुनाव करवाएं, कब करने हैं। इस वक्त जो समय चल रहा है उसमें आप देखिए कि वहां पर आवाज साफ नहीं आ रही है। जी डिस्टरबेंस आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। कुछ मुझे लगता बीच है में जी इंटरनेट संबंधी कुछ समस्या है, लगता है रेणु जी की आवाज़ कट कट कर आ रही है। लेकिन इतना पता चल रहा है कि रेणु जी जो कह रही हैं कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, पहले भी जो है इसी तरह से चुनाव होते रहे हैं। एक राष्ट्र और एक चुनाव की जो बात है वो एक महत्वाकांक्षा है, और जो बीजेपी इसको देखती है, इसका सपना देखती है, लेकिन चुनाव आयोग केपेबल तो नहीं है। रेणु जी, क्या इससे अग्री करेंगी, हाँ या ना में उत्तर दे सकती हैं आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल एक्टिंग कर रही हूँ मैं। आपने जो बात कही वही बात कह रही हूँ। जी ठीक है, यानी कि चुनाव आयोग केपेबल नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी है विक्रम लोहिया जी। वो इतने उत्साहित क्यों दिख रहे हैं? क्या उनको ये लग रहा है कि हरियाणा में भी जो है उनकी बल्ले बल्ले हो रही है? हालांकि जितनी सीटों का फ़ायदा वो लोकसभा चुनाव में देख रहे थे, उतनी सीटों का फ़ायदा तो नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के चुनाव की भी बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है कांग्रेस बिल्कुल ही जो है निचले स्तर की पार्टी जो है, कह सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हो या फिर जो अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं 1-2 सीटों पर कमाल कर सकती हैं। विक्रम जी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों पर जो विपक्षी दल है, कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है, आपको कितनी उम्मीद है कि इस बार जो जनता का साथ मिल जाएगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी अगर हम देखें तो हरियाणा में आप उतनी सीटें नहीं जीत सके जितना की अपेक्षा कर रहे थे। फिर चले जाइए अब जम्मू कश्मीर, वहाँ पर भी कह सकते हैं कि जो नतीजे आए हैं, जो
गुल मोहम्मद वानी ने कहा है कि इंजीनियर राशिद का जो जीतना है वो क्या दर्शाता है। विक्रम जी, देखिए आदरणीय, हमने जो कहा था, हमने कहा था हम जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने बेहद मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन हमने कोई संख्या नहीं बताई थी कि जी अब की बार 400 पार। हमने कोई संख्या नहीं बताई थी। हमने चुनाव लड़ा और बहुत मजबूती से लड़ा, और कांग्रेस पार्टी चुनाव में प्लस में गई और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में माइनस में गई। ये बड़ा आपको क्लियर कर दूं कि भाजपा पहले 370 फिर 400 पार तक पहुंची, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो जितनी सीटें थी डबल करी हमने। आज भी हमने बेहद जनता की लड़ाई लड़ी है। आज भी हमारे नेता राहुल गांधी जी देश की जनता की हक की लड़ाई लड़े हैं, और लड़े हैं। पहले सड़कों पे भी लड़ी, संसद में लड़ी, और संसद में और एलओपी बनने के बाद बहुत मजबूती से लड़ेंगे। अब रही बात दूसरी चुनाव की, बात कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जिस प्रकार से हमारे देश के चुनाव आयोग की साख गिरी है जी। पिछले 10 सालों में चुनाव आयोग की जो पारदर्शिता थी उसकी साख गिरी है, उसको बट्टा लगा है जी। हमारे देश की जो एजेंसियां थी जिन पे हम लोग गर्व करते थे, में मैं चाहती हूं कि इस आखिरी सेगमेंट में जो है थोड़ा थोड़ा करके मैं सबके पास जाऊं। विक्रम जी बिल्कुल संक्षेप मैं छोटा बोलूंगा जी। मैं 30 सेकंड लेता हूं, 30 सेकंड में खत्म करता हूं। मैं जिस प्रकार से हमारे देश की एजेंसियां जिन पे हम लोग गर्व करते थे, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, इन संस्थाओं पे हम गर्व करते थे। 10 साल में इनकी साख गिरी है जी। इनके अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव के अंदर अपनी साख नहीं गिराई, भारत देश के मान को गिराया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि शायद कल का भाषण प्रधानमंत्री जी का चुनाव आयोग ने नहीं देखा होगा। वो तो कल बहुत चीख चीख के लाल किले से कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी एक देश एक चुनाव। ठीक है। अरे भैया, आप कैसी विश्व गुरु की बात कर रहे थे और आपने धराशायी कर दिया आज जी। कल की बातें भूल गए। विक्रम जी, ये पूरा का पूरा जो उत्साह है कांग्रेस का वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने को मिल जाएगा। अगर हरियाणा कांग्रेस जो इतनी उत्साहित दिख रही है कि वो एक साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है, और इंडिया गठबंधन की सरकार जम्मू एंड कश्मीर में बनने जा रही है जी। इंडिया गठबंधन की, लेकिन लोकसभा चुनाव में ही सीटों को लेकर जिस तरह से यहाँ पर मतभेद देखे गए और साथ में चुनाव लड़ने से भी दोनों दलों ने इनकार कर दिया, विधानसभा में क्या निश्चित तौर पर बन पाएगी? देखिए, मैं बात ये बहुत ही मुझे लगता है कि संभव नहीं होगा। विक्रम जी, मैं बता रहा हूं, गुल मोहम्मद वानी से संक्षेप में, समय बहुत ही सीमित है। गुल मोहम्मद जी, जो बात लोकसभा चुनाव में नहीं बन पाई, विधानसभा चुनाव में कैसे बन पाएगी? पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुझे तो लगता नहीं है कि दोनों जो है गठबंधन में अपनी सीटों पर जो सहमत हो पाएंगे। जब लोकसभा चुनाव में सीटों पर सहमति नहीं हो पाई तो विधानसभा चुनाव में कैसे हो पाएगी 90 के 90 सीटों पर? बिल्कुल नहीं, मुझे भी नहीं लगता कि, बल्कि उमर अब्दुल्ला का अभी स्टेटमेंट भी आया कि अब शायद टाइम भी कम है इसके लिए कि कोई प्रीपोल अलायंस जो है वो पॉसिबल है, और कोई भी प्रीपोल अलायंस जो है उसमें इंडिया ब्लॉक को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एज ए मेजर पॉलिटिकल पार्टी। इसलिए भी क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में 2 सीटें ली पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, बल्कि 3 अगर लद्दाख को भी ले जाए तो उस लिहाज से इन्होंने रूल आउट कर दिया कि कोई प्रीपोल अलायंस पॉसिबल है। अलबत्ता ही केप्ट इट ओपन, ये कोई भी अलायंस जो भी होगी वो पोस्ट पोल होगी, राइट, इलेक्शन के बाद होगी। लेकिन देन व्हाट द सिचुएशन विद बीजेपी? क्या बीजेपी सभी सीटों पर उतरने का जोखिम उठाएगी? ये मुझे इस वक्त तो ये डिफिकल्ट है ये कहना कि बीजेपी कैसे इस इलेक्शन में। रेणु जी से समझ लेते हैं। मैं भूल गई थी कि रेणु जी मुझे लगता है कि जहां तक जम्मू का ताल्लुक है, जम्मू में तो ऑन देयर ओन दे विल फाइट इट, लेकिन वैली में मेरी ये राय है कि शायद उनको यहाँ भी ऑन देयर ओन एक्सेप्ट कुछ स्ट्रेटेजिक वो ना, जिसको हम कहेंगे स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, वो जरूर होंगे। वो हो सकता है, जैसे पंजाब में पार्टी का जो रवैया दिख रहा है। बिल्कुल। रेणु जी से समझ लूंगी मैं। रेणु जी, बीजेपी कितना दमखम दिखाएगी विधानसभा चुनाव में? जम्मू की बात तो गुल मोहम्मद वानी ने भी कही है कि आप उतरते दिख रहे हैं, लेकिन वैली में शायद ऐसा ना हो। लेकिन कहीं पंजाब वाली रणनीति तो पार्टी नहीं अपनाने जा रही है विधानसभा चुनाव में। वैली में पूर्ण रूप से शांति है जी, और वहां पर पर्यटन विभाग को भी जो मिला है, फायदा मिला है। अगर पूर्ण रूप से शांति है तो चुनाव तो एक ही चरण में हो जाना चाहिए थे। तो 4 देखा आपने, देखा जितने
नहीं, मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए रेणु जी। बीजेपी वैली में और जम्मू में क्या अकेले दम पर चुनाव में उतरने जा रही है? लोकसभा में तो आप नहीं उतरे, फिर विधानसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति है आपकी? ये ऐसा है कि हाईकमांड ने अभी तय करना है, जो वही करेंगे। हमारी पार्टी में हाईकमांड जो होती है वो सर्वे सर्वा होती है जी, उसके बारे में कुछ कहना जल्दी होगी। लेकिन एक बात पक्की है, कश्मीर घाटी में भी हम तो हरियाणा में प्रीपोल अलायंस करेंगे। जेजेपी से तो आपका मनमुटाव हो गया है, हरियाणा में किसके साथ पार्टी उतरने की तैयारी करिए, या फिर अकेले सभी 90 सीटों पर? रेणु जी, हरियाणा में अकेले सभी 90 सीटों पर, या फिर पोस्ट पोल अलायंस जैसा कि हम पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा था, वही रणनीति? मैंने आपको एक ही बात पहले कही है कि हम बीजेपी जीतने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्षीदार सारे इकट्ठे होकर भी अभी तक ये काम नहीं कर सके। ठीक है, प्रोफेसर गुरमीत से समझ लेते हैं। जी बिल्कुल, आखिरी कुछ समय, सीमित सेकंड्स रह गए हैं। गुरमीत सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, हरियाणा की बात हो, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस हमने देखा जेजेपी के साथ क्या हाल हुआ। जेजेपी कहीं ना कहीं तो अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो कुछ ऑप्शन भी रख सकती है, उसकी अपनी मजबूरी है। लेकिन बीजेपी को आप हरियाणा में कैसे देख पा रहे हैं? और फिर जम्मू कश्मीर को लेकर जो प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी ने कहा है कि कहीं ना कहीं वो अपना स्ट्रैटेजिक जो है अपने उम्मीदवार जो है उतार सकती है, ताकि वो अपने ग्राउंड पर जो तैयारी है उसकी शुरुआत कर सके। गुरमीत सर, देखिए, हरियाणा में तो सीधा मुकाबला होगा इस बार, जो 14 और 19 में नहीं हुआ था। अगर आप याद करें, जब 14 में तो INLD उस समय एक बड़ी फोर्स थी, कांग्रेस से ज्यादा सीटें ले गई थी जी, और 19 में फिर जजपा 10 सीटें ले गई थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। इस बार जो अभी तक के हालात हैं उनमें कांग्रेस और बीजेपी का सीधा चुनाव होगा, और जो रीजनल पार्टीज हैं वो अभी इस समय हाशिए पे नजर आ रही हैं। अदरवाइज भी मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जजपा से प्री पोल अलायंस करना चाहेगी, क्योंकि उसकी कोशिश ये होगी कि कांग्रेस के जो वोट हैं वो अगर वो काट सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी के जो है, तो वो जजपा और इनेलो काटे। तो अभी तक के हालात हरियाणा में बहुत स्पष्ट है। जहां तक देखिए, हरियाणा में जो अगर मैं कुश्ती की भाषा में कहूँ, अभी ओलंपिक खत्म हुआ है, तो बीजेपी के जो मेन पहलवान थे सबसे बड़े, उनको तो बीजेपी ने रिंग से पहले ही हटा दिया चुनाव से, यानी कि मनोहर लाल जी, और उनको एक एग्जिट, सेफ एग्जिट दे दिया और उनको मंत्री बना दिया दिल्ली में। और नायब सिंह सैनी जो 5.5 महीने अब उनका वो आगे होंगे चुनाव में, और बैकग्राउंड में कोई भी हो, अमित शाह हो या मोदी जी हो या खट्टर जी हो, लेकिन नायब सिंह सैनी इस समय हरियाणा में नेतृत्व कर रहे हैं सरकार का, तो वो होंगे। और कांग्रेस की तरफ से जो लोकसभा में काफी ऑब्वियस हो गया था कि हुड्डा साहब को फ्री हैंड दिया जा रहा है, तो अगर वो जारी रहता है तो उधर से वो रहेंगे, तो सीधा मुकाबला होने की संभावना हरियाणा में है। और कांग्रेस नेचुरली हरियाणा में कभी कोई 3 बार सरकार बना नहीं पाया, जो हरियाणा का इतिहास है। हालांकि राजनीति में इतिहास बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन अभी तक की जो पृष्ठभूमि है हरियाणा की, उसमें कभी कोई 3 बार चुनाव नहीं जीत पाया लगातार, तो इसलिए कांग्रेस वहां पर उम्मीद कर रही है। और जहां तक J&K का, तो बहुत ही पिक्यूलियर सी सिचुएशन है। देखिए, घाटी में बीजेपी तो अच्छा करती है, पहले भी करा है उन्होंने, तो वहां पर भी पोस्ट पोल अलायंस हो सकते हैं। और ये देखने की बात कि J&K की सिचुएशन बहुत अलग तरह की है बाकी जगहों से, तो वहां पर क्या, अब उमर अब्दुल्ला आप जानते हैं खुद ही चुनाव हार गए वहां पे, बिल्कुल नेशनल कांफ्रेंस के बड़े नेता। और समय समाप्त हो जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है दोनों ही दलों के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। विक्रम जी, रेणु जी आपका, प्रोफेसर गुरमीत आपका, प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी आपका भी, आप सभी ने अपना कीमती वक्त दिया और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े, और हमने समझने की कोशिश की है कि भारत में जो 2 राज्य हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है, 90 सीटों पर मतदान होगा, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव क्यों टाल दिए गए, ये एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। शिवसेना UBT ने कहा है कि कहीं ना कहीं मौजूदा प्रदेश सरकार को वक्त दिया जा रहा है, करप्शन की तरफ इशारा किया है उन्होंने, और बाईपोल को भी जो है इसकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। एक देश एक चुनाव की जो बात प्रधानमंत्री करते हैं, उसमें फिलहाल कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है इनकेपेबल, असक्षम दिख रहा है। लेकिन ये चुनाव जो है वो दिलचस्प हैं, क्योंकि दलों की जो स्थिति है वो लोकसभा चुनाव के नतीजों से अभी कह सकते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन दमखम दिखा रही है बीजेपी, कांग्रेस भी, विपक्षी गठबंधन जो है इंडिया, उसके घटक दल भी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, लगातार जुड़े रहिए स्ट्रेट टॉक के साथ। फीडबैक भेजिए info@hsbroadcasting.com और neha@hsbroadcasting.com पर भी। नमस्कार।